नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया। कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक बाजार है। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.72% हुई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 513 अरब 25 करोड़ डॉलर हुआ और ब्रिटेन में भारत विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक बाजार बताया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगी और ये सरकार की प्राथमिकता को क्षेत्र बना रहेगा। प्रधानमंत्री कल वीडियो लिंक के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। रीवा में 750 मेगावाट का ये संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा की पहली परियोजना है जो राज्य के बाद दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा प्रदान करेगी। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश इस परियोजना के भारत में स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा केंद्र हो जाएगा। राज्य में इस समय नीमच, शाजापुर, छतरपुर और ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाजार में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे आकर्षक स्थल के तौर पर उभरा है और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक आदर्श बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है। भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। दुनिया की समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। गुणवत्तापूर्ण सौर उपकरणों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल और बैटरी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विदेशों से इसका आयात न करना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार योजना बना रही है जिसके जरिए किसान बंजर और गैर उपयोगी जमीन पर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। इससे वे बिजली की जरूरतें पूरी करेंगे और दूसरों को भी इसकी आपूर्ति करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में बिजली आत्मनिर्भरता एक अभिन्न हिस्सा है। सौर ऊर्जा इस क्षेत्र को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु दर गिरकर 2.72% हो गई है। विश्व के कई अन्य देशों में मृत्यु दर की तुलना में ये कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रबंधन का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी रखना है। एक महीने पहले मृत्यु दर 2.82% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी नोट किया है कि 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम मृत्यु दर है। मणिपुर, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में मृत्यु दर 0 है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और ये 62.42% हो गई है। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग और दिशा निर्देशों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुजुर्गों तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित अधिक खतरे वाले लोगों पर ध्यान देने और उनके लिए विशेष उपचार की व्यवस्था करने के कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कुशलता केंद्रों के साथ साथ आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के मजबूत नेटवर्क से देश में कोरोना मामलों की प्रभावी निगरानी और पहचान करने में मदद मिली है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। IRDAI ने कहा है कि ये पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण हुई अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी। प्राधिकरण ने कोरोना कवच पॉलिसी का प्रचार करने के लिए 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मंजूरी दी है। IRDAI के आदेश के बाद कई बीमा कंपनियों ने 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीनों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की पहले ही घोषणा कर दी है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के उसके तौर तरीकों और सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। यह कदम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया है, जिन्होंने कोरोना को लेकर संगठन की कड़ी आलोचना की थी और संगठन पर चीन की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्यों का चयन करेंगे। ये समिति नवंबर में स्वास्थ्य मंत्रियों की वार्षिक बैठक में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। अगले वर्ष मई में समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉन घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस महामारी का व्यापक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 5,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण राज्य के 5 जिलों बेगूसराय, नालंदा, वैशाली, जमुई और गोपालगंज में आज से पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। एक रिपोर्ट। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। जमुई में 15 जुलाई तक लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। गोपालगंज के थावे, मीरगंज और हथुआ प्रखंड के अलावा जिला मुख्यालय में 18 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। 10,251 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,967 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में 1,627 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस जोन में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल रात 10 बजे से 3 दिन के लिए प्रतिबंध शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज से राज्य में व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में कोविड-19 का फैलाव रोकने के उद्देश्य से इस अभियान की स्वयं निगरानी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 55 घंटों के प्रतिबंधों की शुरुआत से ठीक पहले कल शाम प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कुछ संशोधन जारी किए। अब प्रदेश में पहले की तरह सभी औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना जरूरी होगा।
सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने यहाँ कोविड डेस्क स्थापित करना भी अनिवार्य होगा। प्रदेश में आज और कल सभी धार्मिक स्थल भी जनता के लिए खुले रहेंगे। इस बीच प्रदेश के सभी 75 जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाए जाने के लिए विशेष नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से स्वच्छता के कार्य की फोटोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में राज्य में कोरोना मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान कोरोना की पुष्टि वाले 2053 मामलों में से 22 लोगों की मौत हुई, जो केवल 1.1% है। राज्य में कोरोना की स्थिति और मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया कि राज्य में कोरोना के उपचार की सबसे अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर रोगी ठीक हो जाए। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 16,657 मरीजों में से रिकवरी के बाद 12,481 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए शुरू किए गए किल कोरोना अभियान के तहत 66% आबादी का सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। इस दौरान 55,799 नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 655 को पॉजिटिव पाया गया। राज्य की कोरोना पॉजिटिव दर 1.17% रह गई है। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि राज्य में कोरोना परीक्षण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक यह बढ़कर 11,261 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इसका कारण यह है कि किल कोरोना अभियान के तहत राज्य में बड़ी संख्या में नमूने लिए जा रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सार्थक लाइट ऐप भी कोरोना को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से राज्य में अब तक 65,000 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 5 की पहचान पॉजिटिव के रूप में की गई है और उन्हें विधिवत उपचार दिया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 875 नए रोगियों का पता लगने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 40,000 पार कर गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 24 और लोगों की मौत हो जाने के बाद अब इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 2024 हो गई है। गुजरात में 875 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 40,155 हो गई है। सबसे अधिक 202 मामले सूरत शहर से और 153 मामले अहमदाबाद शहर में दर्ज किए गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कुल 9,948 सक्रिय मामलों में से 68 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में 441 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 28,183 हो गई है। राज्य में अब तक 4,49,000 लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच राज्य के श्रम विभाग ने अहमदाबाद में एक निर्माण कंपनी पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। दूसरी ओर अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामले सामने आने के बाद 17 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए अन्य नैदानिक उपायों के साथ साथ प्लाज्मा पद्धति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उपाय कर रही है। सरकार चेन्नई में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी में है। दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला चेन्नई देश का दूसरा शहर बन जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1,30,000 से अधिक हो गई है। कल 3,680 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने चेन्नई में सोमवार से आईटी कंपनियों को 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव ने लोगों को सलाह दी है कि वो काम पर बाहर जाते समय सांस लेने से संबंधित सभी सुरक्षित उपायों का पालन करें। हमको सावधानी उसी ऊंचे स्तर की रखनी चाहिए जो हमने लॉकडाउन के समय रखी थी। हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे और रेस्पिरेटरी एटिकेट जिसमें कि मास्क लगाना अगर छींके तो हम कोहनी होती है उसे मोड़ के छींके और लगातार हाथ धोते रहे। ये सारी वो है जो पहले भी कर रहे थे, अब थोड़ा ज्यादा करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित
आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम ने कोरोना के संकट काल में ऋणों के जरिए 35 लाख लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को राहत पहुंचाई है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री गौडा ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश की अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय होगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया। कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक बाजार है। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.72% हुई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंचकर $513 अरब 25 करोड़ हुआ और ब्रिटेन में भारत विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब 47 करोड़ बढ़कर $513 अरब 25 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां $5 अरब 66 करोड़ बढ़कर $473 अरब 26 करोड़ की हो गई। समग्र मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा प्रमुख होता है। इसके पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार $1 अरब 27 करोड़ की वृद्धि के साथ $506 अरब 84 करोड़ था। जून के पहले सप्ताह में मुद्रा भंडार $8 अरब 22 करोड़ बढ़कर $501 अरब 70 करोड़ हो गया था। देश का स्वर्ण भंडार $49 करोड़ 50 लाख बढ़कर $34 अरब 2 करोड़ लाख हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत का विशेष आहरण अधिकार $40 लाख बढ़कर $1 अरब 45 करोड़ हो गया है। ब्रिटेन में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और 5,429 रोजगार सृजित कर वर्ष 2019 में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4% की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से अमरीका पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री लिज ट्रस ने वार्षिक भारतीय वैश्विक सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोरोना संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार मार्गों को सक्रिय बनाए रखने के लिए उनका देश भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्नत विनिर्माण, जीवन विज्ञान और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करें तो कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था को तेजी से बाहर निकालना संभव होगा और दुनिया भर के निवेशकों के लिए ब्रिटेन में निवेश के आकर्षक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1-811-117-800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माईगॉव पर संदेश लिख सकते हैं। देश में सुधार और विकास को गति देने के लिए 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों को ध्यान में रखने के सरकार के निर्णय पर आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने कल 47 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ वेब कार्यशाला आयोजित की। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में ये वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की गई। कैबिनेट सचिव ने स्पष्ट किया कि निगरानी प्रक्रिया केवल श्रेणी में सुधार के लिए नहीं बल्कि तंत्र को बेहतर बनाने और सुधार की गति तेज करने के लिए है ताकि निवेश आकर्षित हो और भारत के बारे में अनुकूल वैश्विक धारणा बने।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने कार्यशाला में भाग लेने प्रतिनिधियों को इन वैश्विक सूचकांकों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी विचार मंच, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की पृष्ठभूमि की गतिविधियों की जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने के लिए कुछ उपायों की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर ने बताया कि लोगों को आपात स्थिति में संपर्क स्थापित करने के लिए बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी। बाढ़ आने से पहले अपने आप को सतर्क रखें। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, उस पे हमेशा अपना ध्यान रखें। अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें। जहां तक हो सके एसएमएस का प्रयोग करें ताकि उसकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए, जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हों, डायरिया की दवा हो। जो महत्वपूर्ण कागज हैं आपके पास, एक वाटरप्रूफ थैले में डाल के संभाल के रखें। श्री कमल किशोर ने कहा कि बाढ़ के दौरान लोगों को पानी में जाने से बचना चाहिए और बिजली के खंभों तथा तारों से दूर रहना चाहिए। अगर सड़क पे थोड़ा भी पानी हो तो उसमें आप ड्राइव न करें और बाढ़ के पानी में जाने से बचें। अगर कहीं पे बिजली का खंभा गिरा हुआ है, तार पड़े हुए हैं, तो उनसे बच के रहना है, क्योंकि उसमें बिजली हो सकती है और उससे जानलेवा झटके लग सकते हैं। घर में आप ताजा पका हुआ खाना खाएं या सूखा खाना खाएं, हमेशा खाने को ढक के रखें। पानी हो सके तो उबाल कर पिएं, नहीं तो उसमें क्लोरीन डालें। श्री कमल किशोर ने यह भी सलाह दी कि वे बाढ़ के पानी में डूबे फल या सब्जियां न खाएं और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल के नुकसान पर दुख प्रकट किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो शोक संतप्त परिवारों के दुख में शामिल हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सरकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोष आधारित ऋण दर की सीमांतक लागत MCLR में 20 आधार अंकों की कटौती की है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। पिछले जुलाई से ये 13वीं कटौती है। उधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने MCLR में 12 जुलाई से 5 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है। ये देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भी अल्पावधि MCLR में 5 से 10 अंकों तक की कटौती की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन से मार्च 2022 तक घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करने का काम पूरा करने को कहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने श्री शेखावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसमें जल शक्ति मंत्री ने लद्दाख में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा की। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक घर में पर्याप्त मात्रा और निर्धारित शुद्धता वाला पेयजल पहुंचाना है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने और कोविड संक्रमण रोकने के लिए हाथ साफ रखने की सलाह दी है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड-19 का संक्रमण किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो यात्रा करके आया हो या जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे।
इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्व में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मछलियों के उत्पादन बढ़ाने में इससे क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अब तक के सर्वाधिक निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आरंभ की गई है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। दक्षिण चले तो चेन्नई में तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पटना में बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा हो सकती है और धूल भरी आंधी चल सकती है। श्रीनगर में तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर बौछारें या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है और मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 38 डिग्री तक रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। लवलीन, कानपुर के बिकरू गांव कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर पर अमर उजाला ने लिखा है, दुर्दांत विकास दुबे ढेर दहशतगर्द का अंत। दैनिक भास्कर ने इसे एनकाउंटर वाला इंसाफ कहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने की कोशिशों के तहत पेंगोंग सोलेक और चीनी सैनिकों के हटने की खबर दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने आगे लिखा है, चीन के बदले सुर, कहा हम साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा के तहत वार्ता आयोजित की गई। नवभारत टाइम्स की खबर है, उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स के जरिए सम्मन और नोटिस भेजने की इजाजत दे दी है। राजस्थान पत्रिका ने इसे बड़े प्रक्रियात्मक सुधार की अनुमति बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के उद्घाटन को हिंदुस्तान से सचित्र देते हुए उसके बयान को दिया है, सबसे बड़े सोलर प्लांट से चलेगी दिल्ली की मेट्रो। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक बाजार। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र के पुणे में संपूर्ण तालाबंदी का ऐलान हिंदुस्तान की सुर्खी है। कोरोना से जंग, छोटे लॉकडाउन से लड़ेंगे लंबी लड़ाई। भारत के मुकेश अंबानी अब अमेरिका के निवेशक वॉरेन बफेट से भी ज्यादा अमीर, दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने भारत के जनगणना महापंजीयक कार्यालय के सर्वे को दिया है, देश में पहली बार 15 साल से ज्यादा आयु वर्ग में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा हुई। पत्र ने आगे लिखा है कि बदलाव का ये पैटर्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जैसा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया। कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक बाजार है। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.72% हुई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया। और ब्रिटेन में भारत विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।